Good evening, everybody. My name is Bharat. Today we are going to talk about a very important topic कि यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में या फिर यूपीएससी के अलावा जो भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि कैट हो गया, जैट है, ठीक है, जीमैट है, या फिर यूपीएससी है, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, या फिर जो भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जहाँ पर एमसीक्यू होते हैं, इन सारे के सारे एग्जामिनेशंस में नॉलेज जो होता है वो कहीं ज़्यादा हाई वेटेज रखता है एज कम्पेयर टू द एलिमिनेशन टेक्निक। तो यही हम डिस्कस करेंगे कि वाई नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एलिमिनेशन टेक्निक्स। एलिमिनेशन टेक्निक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट नॉलेज के कंपेयर में एलिमिनेशन टेक्निक का वेटेज बहुत कम होता है। एज ऑल्सो जो नॉलेज होता है वो, जो एलिमिनेशन होता है वो नॉलेज के ऊपर ही काम करता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके एलिमिनेशन टेक्निक बहुत कम काम के रह पाएंगे। एंड इस वीडियो को बनाने का ज़रूरत क्या है, क्योंकि यूट्यूब पर या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे या फिर देर आर सो मेनी कोचेस, वो हमेशा जो एलिमिनेशन टेक्निक्स होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू आस्किंग देयर स्टूडेंट्स कि आप नॉलेज को अपना बेस बनाइए। तो द टॉपिक द इश्यूज लाइक एलिमिनेशन हो गया, या फिर कोई इजी शॉर्टकट ट्रिक्स है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या कोई रैंडम गैस वर्क है, वाइल्ड गैस है, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कि आपने जो है 70 या 75 के आसपास जो है सही तरीके से एक सर्टेन एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर है कि आप 20 क्वेश्चन और करो जिससे कि आप 90-95 के रेंज में चले जाओ। तो ये जो जंप होता है 20 क्वेश्चन का, इसमें आप जो है रैंडमली ये सारी चीज़ें अप्लाई करने लगते हो, और कहीं ना कहीं जो आपके 70 या 75 क्वेश्चन जो है सम एक्यूरेसी के साथ आपका सिलेक्शन करवा सकते थे, आप ये रैंडम 20 के चक्कर में काफ़ी सारे नेगेटिव कर देते हो और सिलेक्शन रुक जाता है। तो दिस इज़ बैड वे, दिस इज़ नॉट द राइट वे। व्हाट इज़ द राइट वे? राइट वे ये है कि किसी भी सब्जेक्ट है उसका आप नॉलेज लेवल गेन करिए, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर के आइए, डीपर अंडरस्टैंडिंग लेकर के आइए सब्जेक्ट की। एक तो ये चीज़, उसके बाद जब नॉलेज आपने गेन कर लिया है तो उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है एग्जामिनेशन में, एमसीक्यू में, पीवाईक्यू में। तो दिस इज़ वन थिंग, एंड इसका एक एप्लीकेशन है, ये दूसरा चीज़ है। उसके बाद पीवाईक्यू का ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है, पीवाईक्यू का ट्रेंड क्या रहा है जिसमें यूपीएससी का सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है और क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है यूपीएससी का, ये आपको जानना है। तो जब आपने 1 2 3 कर लिया है तो उसके बाद जो है आपको पेशेंस के साथ जो है आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे और टेस्ट लगाएंगे, तो उसके बाद सर्टेनली आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है, दिस इज़ द मेन व्हीकल जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एंड एलिमिनेशन टेक्निक जो होता है इसके ऊपर लगता है, जिससे आपके हार्डली एलिमिनेशन की हेल्प से आपके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, तो जो शॉर्टकट एलिमिनेशन गैस वर्क है दीज आर रेलिवेंट, बट इसका जो इंपॉर्टेंस है ये बहुत कम है, और जो नॉलेज है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और नॉलेज को गेन करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। देखिए, एक श्लोक है या फिर एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे सौ घाड़ा, ऋतु आए फल फल होए। तो मतलब पेशेंस से जो है ना आपके अंदर ये जो ऋतु आए तो फल होए, उसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो जनरेट होगी। आपका नॉलेज, आपका एप्लीकेशन, आपका पीवाईक्यू जो ट्रेंड है वो आपके दिमाग में बेटर तरीके से सीमेंट हो पाएगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक कि नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन एलिमिनेशन। देखिए, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में जो आपका सिलेक्शन का जो चांस है ना वो बहुत कम होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट कि कितने नंबर ऑफ पीपल ने अपना एप्लीकेशन भरा है, उसके बाद प्री, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू, तो यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है ना इसमें जो है ओनली 0.2% पीपल हु आर फिलिंग द फॉर्म वो सिलेक्ट हो पा रहे हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन का जो रेट है ना वो 0.1 से लेकर के 0.2% है अक्रॉस द कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी रेयर। एक तो ये बात। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो है वर्ल्ड का टॉप 3 जो डिफिकल्ट एग्जामिनेशन होता है उसमें आता है। तो वन इज़ यूपीएससी, सेकेंडली एक चाइना का एग्जामिनेशन होता है, चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड देन वी से कि सीआईए का एग्जामिनेशन है। तो मतलब हमें नहीं पता कि ये सच्चा इन्फॉर्मेशन है, झूठा इन्फॉर्मेशन है, बट न्यूज़पेपर में या लेजेंड्स में ऐसा लिखा रहता है। तो इन एनी कंडीशन यूपीएससी अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। आप बताइए, यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, तो क्या सच में कोई एलिमिनेशन ट्रिक ऐसे होते होंगे जिससे कि पीवाईक्यू, जिससे कि क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए? मेरे मानने में ऐसा नहीं है। मेन ड्राइवर इज द नॉलेज, और नॉलेज के ऊपर आपका एलिमिनेशन काम करता है। और अगर सच में अगर कुछ ऐसा है कि एलिमिनेशन की ट्रिक से आप एग्जाम क्रैक कर ले रहे हैं, तो आई वुड से कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना फिर पूरे के पूरे बहुत खतरे में है। और अगर हम खतरा वर्ड ना यूज़ करें तो आई विल से कि एलिमिनेशन टेक्निक जो है कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के जो मेरिट सिस्टम है ना उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। तो ऐसा नहीं है। आई गेस कि ज़्यादातर पीपल हु आर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल, 99% ऑफ द पीपल हु आर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन,
दे आर नॉलेज ड्रिवन एंड एलिमिनेशन इज ओनली मोडिफायर विच इज अप्लाइंग लिटिल बिट ऑन द नॉलेज एस्पेक्ट। तो आपको भी नॉलेज पे ही काम करना है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल एंड पीवाईक्यू हेल्प से भी समझेंगे। देन देखिए, जो यूपीएससी जो एलिमिनेशन जो टेक्निक होता है ना, इसके साथ दिक्कत क्या चीज़ है। तो फर्स्ट दिक्कत ये है कि जो जो एलिमिनेशन टेक्निक है ना, दिस इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। देखिए, एलिमिनेशन टेक्निक जो है कौन अप्लाई कर रहा है, पीपल हु हैव गिवन सो मेनी अटेम्प्ट्स दे दिए हैं जिन्होंने, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स हैं, या फिर जो रिसर्चर्स बैठे हुए हैं जो पीवाईक्यू को एनालाइज कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने के तरीके बना रहे हैं, वो सब लोग। बट ये चीज़ किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू के ऊपर अप्लाई हो रही है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर। बट यूपीएससी तो आने वाले टाइम में न्यू क्वेश्चंस बनाएगा ना, तो उसके अंदर न्यू आइडियाज़ होंगे, न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे, न्यू ऑप्शंस जनरेट करेगा, एंड इन सारी चीज़ों के ऊपर इनोवेशंस करेगा। तो जैसे ही यूपीएससी अगर अपना पैटर्न चेंज करता है ना, तो ओल्ड एलिमिनेशन टेक्निक जो होते हैं वो कंप्लीटली इरेलीवेंट हो जाएंगे, या फिर उनका रेलेवेंस डिक्लाइन कर जाएगा। तो ऑलवेज एलिमिनेशन इज ऑलवेज डिपेंडिंग डिपेंडेंट अपॉन द पास्ट ट्रेंड्स। वो पास्ट ट्रेंड अगर चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, तो आपके एलिमिनेशन का टेक्निक के जो पहाड़ है वो धरा का धरा रह जाएगा वहीं पर। सेकेंडली, सब्जेक्ट वाइज वेटेज। देखिए क्या है ना, कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी हैव आईआर, मैपिंग, ये सारे सब्जेक्ट हैं हमारे पास, हिस्ट्री, मिडियावल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट हैं हमारे पास। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, कि जो हमारा ये है वेटेज जो होता है ना, जैसे कि पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन सारे एरियाज में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं अप्लाई हो जाते हैं। और क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के एंड डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। अब जो इजी एंड मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपका एलिमिनेशन टेक्निक लग सकता है। लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हाई लेवल ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। एंड इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम से, वो आराम में 30 से 40 क्वेश्चंस होते हैं, 30 एंड 40 क्वेश्चन, जिसपे आपको डीपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये क्वेश्चन आपके तभी सॉल्व होंगे जब आपका जो है नॉलेज लेवल बनेगा। अब अगर क्वेश्चन का वेटेज जो है इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा जाए, इसके ऊपर कम जाए, तो सर्टेनली आपके एलिमिनेशन टेक्निक जो होंगे वो काफ़ी कम क्वेश्चन को सॉल्व करवा पाएंगे। लेकिन जो आपका नॉलेज होगा वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस द सारे सब्जेक्ट चलते रहेगा। तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज अगर बदलता है, तो अगेन आपकी एलिमिनेशन का जो ट्रैप है, आप उस ट्रैप में फंस के रह जाओगे, आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। फाइनली, अगर आप फॉर्मेट की बात करो, तो आप देखोगे कि यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछा करता था कि 1 2 एंड 3, 2 एंड 3, 1 एंड 3, इस तरह के सवाल पूछता था। अगर यहाँ पे आप किसी एक टू को या थ्री को या फिर वन को एलिमिनेट कर दोगे, तो आपका राइट आंसर बाहर आ जाएगा। लेकिन अब यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, दे आर स्टेटमेंट एंड असर्शन बेस्ड, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। मैच द कॉलम पूछ रहा है जहाँ पे 3 कॉलम्स हैं ना कि 2 कॉलम्स हैं। एज ऑल्सो ओनली वन, ओनली टू इज करेक्ट, ओनली थ्री इज करेक्ट, ओनली फोर इज करेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन का ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है। तो ऑप्शंस के फॉर्मेट अगर चेंज हुए, तो अगेन आपका एलिमिनेशन टेक्निक का रेलेवेंस कम हो गया। मोरोवर, ये जो आपका जो एलिमिनेशन टेक्निक्स होते हैं ना, ये हाईली वल्नरेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है एग्जाम, हाई एग्जाम प्रेशर में। देखिए, जो 2 घंटे का जो टाइम पीरियड है ना आपका GS 1 का, GS का, एज ऑल्सो CSET का, इसमें ये हाई वोल्टेज सिनेरियो होता है या फिर हाई प्रेशर इन्वायरमेंट होता है। जब आपका जो एलिमिनेशन टेक्निक्स होते हैं ना, वो मल्टीपल लॉजिक्स के लेडर पे बनता है। तो अगर एक लेडर है आपका, तो इसमें लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, ये सारे के एक लॉजिक दूसरे पे बिल्डअप होता है, एंड फाइनली आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो और उसको आप एग्जाम में किसी एक ऑप्शन को टिक करके आते हो। ठीक है। अब हाई प्रेशर एग्जामिनेशन में बहुत हाई चांस ऐसा होता है कि आप किसी एक स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट कर लो, या फिर जो आपका लॉजिक का जो चेन है वो चेन ब्रेक हो जाए। तो अगर ये हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में अगर ऐसा हो रहा है, तो आपका पूरा का पूरा एलिमिनेशन का जो सीरीज है वो गलत हो सकता है। तो अगेन, जो एलिमिनेशन जो है एक ट्रैप है, अगर इसके ऊपर आप 100% या फिर जो है आप हाई वेटेज दे करके जाते हो। लेकिन अगर आप नॉलेज के ऊपर फोकस करते हो और उसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करते हो एलिमिनेशन टेक्निक को, देन दिस इज वर्केबल। नाउ लेट्स टॉक। देखिए, इसका कुछ एग्जांपल है रखा है मैंने समझाने के लिए। सी दिस क्वेश्चन। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड द सेंट्रल एक्ट। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, की ऑर्डिनेंस कैन अब्रीज द फंडामेंटल राइट्स। ये हमें पता है कि जो एक ऑर्डिनेंस होता है वो फंडामेंटल राइट्स को अब्रीज नहीं करता है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। अगर आप 2 को यहाँ पर हटाते हो, तो देखिए 2 हट गया, यहाँ से 2 हट गया, यहाँ से 2 हट गया, यहाँ पे 3 आ गया। आपके पास 1 का नॉलेज नहीं है, 2 का, 3 का नॉलेज नहीं है। बस अगर आपको सिर्फ 2 का पता है कि 2, स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग, तो यहाँ से आपका आंसर जो है सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है। लेकिन जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये एक ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है।
क्वेश्चन रिसेंटली आया है बट पैटर्न जो है ये पुराना है, तो इस पे एलिमिनेशन टेक्निक जो है परफेक्टली एप्लीकेबल है। बट जो ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पर दो थ्री स्टेटमेंट्स हैं, तो देखिए यहाँ पे डीपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज रिगार्ड्स टू रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन देन स्टॉक होल्डर्स। कहने का मतलब किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करा है किसने, बॉन्ड होल्डर ने एंड स्टॉक होल्डर्स ने, तो जो बॉन्ड होल्डर का रिस्क है वो रिस्क कम है एज कंपेयर टू स्टॉक होल्डर। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड होल्डर होते हैं इनका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनको पैसा मिलेगा ही एंड फिक्स टाइम पीरियड पे मिलेगा, भले ही कंपनी लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। अगर कंपनी को डिसॉल्व होकर के लिक्विडेट करके भी पैसा देना पड़े तो हम बॉन्ड होल्डर को देंगे। एंड जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं इन्होंने कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, तो मतलब दे आर हैविंग द शेयर इन बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो आप लॉस भी बियर करोगे, तो लॉस बियर कर रहे हो, लेकिन बॉन्ड होल्डर के क्या साथ क्या चीज़ है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, ये लॉस बियर नहीं करेगा। तो सर्टेनली क्या है कि बॉन्ड होल्डर का जो रिस्क है वो कम है एज कंपेयर टू स्टेक होल्डर। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंडली, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेर एज स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है इकोनॉमी का कि जो बॉन्ड होल्डर्स होता है वो कंपनी को उधारी देता है, पैसा ब्याज पे देता है, तभी तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और स्टॉक होल्डर्स क्या चीज़ है, ओनर्स है कंपनी के। क्यों? क्योंकि वो इक्विटी ले रहे हैं, कंपनी का एक पोर्शन ले रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर्स। बिल्कुल सही बात है कि जब पैसे को रीपे करने की बारी आएगी, कंपनी का प्रॉफिट हो या कंपनी का लॉस हो, इन बोथ द केसेस पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे, जिसने आपको पैसा उधार दे रखा हो, और सबसे लास्ट में किसको देंगे, जो कंपनी के मालिक हो। ठीक है। और जो हमारा आईबीसी कोड है 2016 का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और उसके बाद जो अमेंडमेंट हुए हैं उसमें भी ये बात क्लियरली बोली गई है कि आपको जो उधारी दे रहा है आप उसको पहले दो। तो अब ये स्टेटमेंट में दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज सपोर्टिंग स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो सपोर्टिंग स्टेटमेंट नंबर 1। सो S1 इज करेक्ट, S2 is correct, S3 is correct, this is correct, this is correct, this is correct, this is supporting this and this is also supporting this. So statement number A is correct. अब बताइए इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमारे पास एलिमिनेशन का कुछ स्कोप तो है ही नहीं। कहने का मतलब आपको डीपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए। देन दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, मैच द कॉलम है एंड तीन कॉलम्स दे रखे हैं। एक तरफ बस हमारे पास बॉडीज है, दूसरी तरफ उनके टास्क हैं, एंड उसके बाद वो किसके अम्ब्रेला के अंडर काम करते हैं। तो पहले हमारे पास आ गया ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो हमें पता है कि ये एफईओ के अंडर काम करता है, इसके अलावा ये पमला के अंदर काम करता है और फेमा के अंदर काम करता है। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। बट दिस डज नॉट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रादर इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, तो ये हमारे ये वाला ऑप्शन जो हो गया वो गलत हो गया। तो देखिए ये वाला चीज जो होता है ये आप फिर भी गैस कर सकते हैं क्योंकि दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम इन द न्यूज। ठीक है। बट ये न्यूज में नहीं रहता है कि भाई किस मिनिस्ट्री के अंदर है किस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है। मोरोवर कई बार क्या करते हैं कि ईडी वाले जब छापे मारते हैं ना, तो जो बॉलीवुड वाले हैं या फिर जो बिग क्राइम क्रिमिनल्स होते हैं, कई बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के चक्कर लगाते हैं। तो हमें ये परसेप्शन होता है कि भाई दीज पीपल आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बल्कि दे आर वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर कहीं पर भी एलिमिनेशन का चांस है ही नहीं। ये वाला देखिए स्टेटमेंट, डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, हाँ ये बात सही है कि रिवेन्यू इंटेलिजेंस दे आर वर्किंग अंडर कस्टम्स एक्ट 1962। इसके अलावा सीबीआईसी एंड बाकी लोगों के अंडर भी ये काम करते हैं बाकी के फंक्शन के अंदर। देन दे आर ऑल्सो वर्किंग अंडर डीआरआई, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पर आपके पास नॉलेज है तो है, नॉलेज नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट। ठीक है। अब ये बॉडी का काम क्या करता है कि ये जो बिग डेटा एनालिटिक्स करता है टैक्स को लेकर, कि टैक्स का जो है पैटर्न क्या है, टैक्स का अवॉइडेंस कौन कर रहा है, इवेजन क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इस स्टेटमेंट का लॉजिकल आउटकम भी यही है। ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो राइट बॉडी, इसी के अंदर ये काम करता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपके पास एलिमिनेशन का कोई स्कोप है ही नहीं, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो अब हो क्या रहा है ना कि पिछले नियरली 4 ईयर से यूपीएससी इस तरह के सवाल और इस तरह के सवाल ज़्यादा कर रहा है और इस तरह के सवाल जो है वो कम कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कि आप एलिमिनेशन लगा के आ जाओ, कुछ शॉर्टकट लगा के आ जाओ, कुछ रैंडम गेस वर्क करके आ जाओ। बट यहाँ पर रैंडम गेस वर्क आप नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपसे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर यूपीएससी।
तो अगेन अगर आपके पास नॉलेज है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आप एलिमिनेशन करने चले गए तो एक हद के बाद आपका एलिमिनेशन जो है वो इनएक्यूरेट रिजल्ट देगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी। देन लेट्स टॉक अबाउट द नॉलेज एस्पेक्ट। देखिए नॉलेज के साथ बेनिफिट क्या है ना, कि नॉलेज जो है हमेशा पैटर्न एंड ट्रेंड के बियॉन्ड काम करता है। नॉलेज इज लाइक ईगल, जैसे ईगल आकाश में उड़ता रहता है ना। एंड जो वेदर पैटर्न्स होते हैं, वेदर कंडीशंस, वो कहाँ पर हमारे क्या चीज़ है कि ट्रोपोस्फेयर में काम कर रहा होता है। और ईगल जो है ना वो ट्रोपोस्फेयर के पास या ट्रोपोस्फेयर के ऊपर फ्लाई करता है, क्लाउड के ऊपर फ्लाई करता है। तो नॉलेज जो है ना वो नॉलेज इज इक्वल टू ईगल। ठीक है। और जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन इज लाइक टू कॉमन वेदर फिनोमिनन और क्लाउड। ठीक है। तो नॉलेज जो होता है ना, दिस इज ऑलवेज इनडिफरेंट टू पास्ट ट्रेंड। पास्ट का जो भी ट्रेंड है ना, PYQ का जो भी ट्रेंड है, पास्ट का जो पैटर्न है, उसके बियॉन्ड काम करता है नॉलेज। ठीक है। तो नॉलेज को फर्क नहीं पड़ता है कि यूपीएससी ने इस बार इकोनॉमी ज़्यादा पूछा है, पॉलिटी ज़्यादा पूछा है, ज्योग्राफी के से सिर्फ 5 सवाल पूछे हैं, एंड आर्ट एंड कल्चर से जो है यूपीएससी ने जो 20 सवाल पूछे हैं। नॉलेज को इस बात से 1% फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंडली, नॉलेज जो है ना दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव रिपल्स। कहने का मतलब अगर आपके पास एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नॉलेज है, इन्वायरमेंट में लेट्स से, तो वो आपको ज्योग्राफी में हेल्प करेगा। ज्योग्राफी में अच्छा हेल्प है, नॉलेज है आपको, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा। आप देखेंगे कि पास्ट में ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं जहाँ पे वन स्टेटमेंट इज ऑफ ज्योग्राफी, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑफ इन्वायरमेंट, एंड थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देर वॉज अ क्वेश्चन जहाँ पे उन्होंने पहले बोला था कि इन्वायरमेंट में रामसर साइट लिखा हुआ था, ज्योग्राफी में उसका मैपिंग लोकेशन पूछा हुआ था, एंड जो उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी था वहाँ पे उस वाटर के अंदर क्या बायोलॉजिकल फिनोमिनन चल रहा था वो पूछा हुआ था। नाउ सी दिस क्वेश्चन इज ऑफ इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको इसका नॉलेज होता, इसका नॉलेज होता या किसी एक का भी नॉलेज होता, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज जो होता है ना, हमेशा एक एरिया का नॉलेज दूसरी एरिया की नॉलेज को बूस्ट करता है। ठीक है। तो नॉलेज से क्या होता है, आपके पॉजिटिव रिपल्स क्रिएट करते हैं। आपको अगर 20 क्वेश्चन अगर आते हैं ना, तो शायद आपके 24 या 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए रियल एग्जामिनेशन में। देन नॉलेज बूस्ट एक कॉन्फिडेंस। देखिए अगर आप प्रिपरेशन सिर्फ अपना एलिमिनेशन टेक्निक्स के बेसिस पे करके गए हैं कि कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स होंगे, उसके बेसिस में पेपर सॉल्व करके आ जाऊंगा, 70-80 क्वेश्चन करके आ जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में एक प्रॉब्लम चलता रहेगा कि मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में जो है ना, आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ सकता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज अच्छी तरीके से है, तो कुछ हो सकता है कि सर्टेन क्वेश्चंस में आपका दिमाग काम ना करे, बट आपका मोरल, आपका मोटिवेशन हमेशा आपके लगातार आपको साथ देगा कि हाँ मैंने पढ़ रखा है, चलो क्वेश्चन डिफिकल्ट है कोई बात नहीं, लेट लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन। तो नॉलेज हमेशा आपके नॉलेज को, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके रखेगा। आपका मोरल जो होगा वो एग्जाम के ड्यूरेशन में बूस्ट रहेगा। मोरोवर, जो नॉलेज में एक साथ क्या चीज़ है ना, कि नॉलेज हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 to 40 सेकंड का स्टैंडर्ड टाइम मिला हुआ है आपको, अगर आपको उसको आता है तो उतनी देर में करके आगे निकल जाओगे। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आप एलिमिनेशन के टेक्निक में हो ना, तो आप स्टेटमेंट 1 2 3 4 कभी इसको काटोगे, कभी इसको सोचोगे, फिर इसको काटोगे, इसको सोचोगे, यही चलता रहेगा। एंड ये जो 30 40 सेकेंड्स होते हैं ना, ये कब आपके 120 सेकेंड में, 140 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए, अल्टीमेटली आप इसको छोड़ दोगे या फिर इसको गलत करके आओगे। ठीक है। तो हमेशा जो नॉलेज है ना, नॉलेज ट्राइम्फ्स ओवर एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है। नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। फाइनली इस लेक्चर से, इस वीडियो से आपका टेक अवे क्या है? योर टेक अवे इज कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका आप कम से कम 5 से 6 रिवीजन करके जाइए एग्जामिनेशन में। एज ऑल्सो जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि वीक है, या फिर वो टॉपिक जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे अभी वीकनेस है थोड़ा, उसको कम से कम 8 से 10 रिवीजन करके जाइए। क्योंकि नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मोर ओवर, आप पिछले 20 साल का जो PYQ है सॉल्व करके जाइए उसको। क्योंकि इससे जो है ना, आपकी जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसका में आपको एज मिलेगा। उसके जो, जिसे बोलेंगे ना कि अगर एलिमिनेट कोई तलवार है आपका, तो ये जो PYQ सॉल्व करेंगे ना, तो उससे आपका नॉलेज भी गेन करेगा, और उसकी जो धार है वो धार भी तेज होगी। तो वन साइड यू हैव टू गेन लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट ए इंडिविजुअल सब्जेक्ट, एज ऑल्सो डू मल्टीपल रिविजन, एंड साइमल्टेनियसली आपको PYQ करते जाना है। एंड इसके ऊपर जो है आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के जाइए। अगर आपको एग्जाम में 80 क्वेश्चन अगर आते हैं 50-50 मिला करके एंड डायरेक्ट मिला करके, तो शायद एलिमिनेशन टेक्निक आपको जो है 80 को 85 में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन सर्टेनली अगर आपको एग्जाम में आते ही सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं, तो कभी भी वो आपको 60 में या 40 में 80 में कन्वर्ट नहीं करेगा। ध्यान रहे, अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉलेज इज मोर 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 इंपॉर्टेंट देन एलिमिनेशन टेक्निक। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीबडी। गुड नाइट। अगर आपको कुछ वीडियो का आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज राइट इन द कमेंट। एज ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई वीडियो एंड लाइक द वीडियो।
थैंक यू सो मच। गुड नाइट।